हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके विषय लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 5 लोकतंत्र की चुनौतियां जो आपका अध्याय है उसे पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है। ये आपका पुनर्अभ्यास के लिए लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, भारत के लोकतंत्र को कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अंत में हम यह समझेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। यानी ऐसे विचार क्या हैं, क्या ऐसे उपाय हैं जिससे हम इन लोकतंत्र की चुनौतियों से उभर के बाहर आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। या आप पहले अपने अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, परंतु एक आपके पुनर्अभ्यास के लिए दोबारा समझ लेते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो जब शासन की व्यवस्था लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से निर्धारित होती है, तब उस शासन की व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। यानी हम लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन खुद करते हैं, जो जाके संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, कोई रानी नहीं है, किसी एक व्यक्ति का जनता के ऊपर अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में राज किसका है, रूल किसका है, संविधान का है और लोगों का है। तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का सुख, उसकी उनकी विशिष्टता, खुशी, सुख, समृद्धि, शांति ही राष्ट्र की खुशी है। इसीलिए लोकतंत्र है, यानी लोगों का राज है, इसीलिए से लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहा जाता है। तो अब आपका पुनर्अभ्यास हो गया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है। अब हमने समझ लिया कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का भी सिद्धांत है। ये कैसा सिद्धांत है? ये ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि जो लोग हैं वो सुप्रीम है, लोगों का ही राज है। कोई राजा रानी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वह प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, कहाँ, संसद में। यह एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति यानी यह बात आपको साइकोलॉजिकली समझनी है, हम सबको, प्रतिनिधियों को भी और लोगों को भी, कि यह एक लोकतंत्र है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का राज नहीं है, तथा यहाँ पर सब बराबर है, डेमोक्रेसी है, तथा एक आर्थिक आदर्श है। यह आर्थिक आदर्श इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, जो हम टैक्सेस जमा करते हैं। हमारे कितने टैक्स होते हैं, वाटर टैक्स, हम बिजली के बिल जमा करते हैं, घर का टैक्स जमा करते हैं, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। इसी से सरकार को पैसा मिलता है और इसी से सरकार लाभधारी हमारी स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रीय खजाना है वो किसी एक व्यक्ति या समूह के अधिकार में है। यह सब फ्लो करता है एक साइकिल में, एक सर्कल में, इसलिए यह एक आर्थिक आदर्श है, यानी एक फाइनेंशियल सिस्टम भी है। तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है, जो कि एक सामाजिक व्यवस्था का भी सिद्धांत है, एक मनोवृत्ति है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, तथा एक आर्थिक आदर्श है, एक फाइनेंशियल प्रिंसिपल भी है। यह था लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में चुनौतियां कैसी हैं? हमारा पाठ ही है, ये हमारा अध्याय ये कहता है कि लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बताइए। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में तीन बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, परंतु यह अलग अलग देशों के ऊपर निर्भर करती हैं कि उनका लोकतंत्र कैसा है, क्योंकि हर देश का एक जैसा लोकतंत्र तो नहीं होता। अब भारत जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों की गिनती के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन दुनिया में किसकी है, चाइना की। लेकिन चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना लोकतंत्र नहीं है।
तो लोकतंत्र में अलग-अलग देशों के हिसाब से, अलग-अलग संदर्भ के हिसाब से अलग-अलग चुनौतियाँ होंगी। तो सबसे पहली चुनौती जो लोकतंत्र को देखने को मिलती है, वह है बुनियादी चुनौती। बुनियादी चुनौती क्या? बुनियाद क्या है जिसके ऊपर सिस्टम टिकेगा। अब बुनियादी चुनौतियाँ कौन से देशों को देखनी पड़ती हैं? ऐसे देशों को देखनी पड़ती हैं जिनमें अभी आज से पहले लोकतंत्र नहीं था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत एक कॉलोनियल कंट्री थी, ब्रिटिश रूल के अंडर थी, ब्रिटिश राज था हमारे यहाँ पर। परंतु जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा लोकतंत्र को लेकर, क्योंकि इतने सारे लोग जिनमें जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनमें से काफ़ी जनता ऐसी थी जो इलिटरेट थी, मतलब अनपढ़ थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी। ऐसी पॉपुलेशन के साथ चुनाव कराना, इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना, वोट डलवाना, लोगों को समझाना, इंफॉर्मेशन देनी, खबरें पहुंचानी न्यूज़पेपर एवं रेडियो एवं किसी भी और तरीके से, तो बुनियाद कैसे बनाई जाए लोकतंत्र की? क्योंकि लोकतंत्र का ये बुनियाद कौन बनाएगा? लोग। और इसके लिए लोगों को समझना होगा लोकतंत्र के बारे में। परंतु हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनियादी चुनौतियाँ उन देशों को सामना करनी पड़ती हैं, जिन देशों में आज से पहले लोकतंत्र नहीं था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपाल, क्योंकि नेपाल में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल पहले तो नेपाल में मोनार्की थी, यानी राजा-रानी का वो चलता था रूल। परंतु उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? संवैधानिक रूप से जब आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संविधान है, एक सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ है, परंतु हेड ऑफ द स्टेट कौन है? रूल कौन करता है? राज किसका है? एक मोनार्क का, एक रानी राज करती है वहां पर ब्रिटेन में। तो यहाँ नेपाल में भी ऐसा ही था। आपको यदि नहीं पता है अभी तक, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि नेपाल में पहला इलेक्शन ही 1951 में हुआ था। और फिर इतने सारे माओवादी आंदोलनों के चलते-चलते मोनार्की यानी वो जो राजा-रानी का राज था उसको हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटाई गई, संविधान में परिवर्तन लाए गए और 2008 में जाकर वहाँ पर एक सरकार का गठन हुआ है नेपाल में। तो ने तो यदि आपसे बुनियादी चुनौतियों के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उदाहरण देना होगा नेपाल का। यदि आपसे नेपाल के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना होगा नेपाल में लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियों के बारे में। कैसे नेपाल ने आंदोलनों के चलते और कितने ही जागरूक, राजनीतिक तौर पे जागरूक अपने नागरिकों का सहायता लेकर लोकतंत्र की राह पर चलते हुए 2008 में लोकतंत्र इस्टैब्लिश किया। 1951 में पहली बार वहाँ पर इलेक्शन हुए और अभी वहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है नेपाल में वो बनी हुई है। परंतु इससे पहले नेपाल में क्या थी? मोनार्की थी, यानी राजा-रानी का राज चलता था, वहाँ पर कोई भी लोकतंत्र जैसी चीज़ें नहीं थी। दूसरी चुनौतियाँ कैसी होंगी? विस्तार की चुनौतियाँ, यानी अब सरकार तो बन गई, परंतु लोकतंत्र को हर देश के कोने-कोने तक पहुँचाना है, लोकतंत्र का विस्तार करना है। अब लोकतंत्र का विस्तार कैसे होगा? लोकतंत्र का विस्तार ऐसे होगा कि हमें जागरूक करना पड़ेगा, हर एक नागरिक को, और हमें विस्तार के लिए हर एक नागरिक को इंक्लूड करना पड़ेगा अम, लोकतंत्र की सफल चलने के लिए। तो इस इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना होगा? सबसे ज़रूरी इसके लिए ये है कि हम लोगों को जागरूक करें राइट टू वोट के प्रति, कि कितना ज़रूरी है जाकर वोट डाल के आना। क्योंकि जब तक हर एक नागरिक वोट नहीं डालेगा, तब तक लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि आधे लोगों को ने तो अपनी जो चॉइस है वो जाहिर ही नहीं करी।
उन्होंने बताया ही नहीं अभी तक कि उनकी पसंद नापसंद क्या है। तो विस्तार की चुनौतियां यानी जब ग्राउंड लेवल पर जाकर लोकतंत्र को फैलाने की बात आती है, तो ये बुनियादी चुनौतियों से अलग है, क्योंकि विस्तार की चुनौतियां जहां पर लोकतंत्र है, इन देशों में जरूरत पड़ेगी, तो हमें जागरूकता की जरूरत पड़ेगी, सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी, हमें चुनाव आयोग की जरूरत पड़ेगी, लोगों को प्रोत्साहित करना होगा लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। अब लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियां जो हैं, वो तीसरे तरीके की चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र को देखने को मिलती हैं। यह ऐसी चुनौतियां हैं कि लोकतंत्र तो है, परंतु भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, मीडिया स्ट्रांग नहीं है। जो मीडिया है, जैसे कोई भी मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, टीवी हो गए, रेडियो हो गए, वो किसी एक पार्टी, किसी एक दल या किसी एक विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित है, तो वो वह उसी के मद्देनज़र चलते आपको वैसी ही खबरें दे रहे हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियां किस स्तर पर आती हैं? जब लोकतंत्र इस्टेब्लिश हो चुका है कि किसी भी एक देश में लोकतंत्र है, परंतु वह लोकतंत्र अभी मजबूत नहीं है। तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन चाहिए, यानी एक आत्मनिर्भर, जो कि सरकार की इन्फ्लुएंस में ना हो, सरकार के प्रभाव में ना हो, ऐसा चुनाव आयोग हो। ऐसी मीडिया हो जो बायस्ड खबरें ना दे, जो किसी एक सरकार या किसी एक दल या किसी एक विचारधारा का साथ ना दे। लोकतंत्र को मजबूत करना होगा ग्राउंड लेवल पे जाकर। तो जब तक लोकतंत्र का विस्तार नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत भी नहीं हो सकता है। तो बुनियादी चुनौतियां जो हैं, वो ऐसे देशों में देखने को मिलती हैं जहां पर लोकतंत्र अभी काफी नया है, या वो देश ही नए हैं, या वह अभी अभी कॉलोनियल रूल से बाहर निकले हैं, यानी वो अभी-अभी जो है आज़ाद हुए हैं। विस्तार की चुनौतियाँ कैसी हो गई? हमें एक-एक जन तक जाकर लोकतंत्र को पहुँचाना होगा। फिर बात आती है लोकतंत्र को मजबूत करने की, तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? जब एक आत्मनिर्भर चुनाव आयोग होगा, जो मीडिया होगी वो किसी के प्रभाव में काम नहीं करेगी, एवं ये सब के चलते लोगों की जो असल चॉइस है, जिन प्रतिनिधियों को लोगों ने चुना है, जो लोगों के मुद्दे हैं, परेशानियाँ हैं, वो संसद तक पहुँचे, उन पर काम हो, और भ्रष्टाचार ना हो, पुलिस सही तरीके से काम करे, किसी के प्रभाव में काम ना करे, किसी नेता के प्रभाव में काम ना करे। तो यह होती हैं लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियाँ। तो आप जैसे-जैसे ये पढ़ रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहे होंगे भारत के संदर्भ में कौन-सी चुनौतियाँ जो हैं आपको लगता है कि अभी कंटेम्परेरी, मतलब आज के समय में भारत को ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है भारत को बुनियादी चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है अभी? नहीं, क्योंकि अब हमें 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, तो अभी हमें बुनियादी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक संविधान है, हमारी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब राजकीय संसद है, हमारे पास पुलिस है, मीडिया है, सब कुछ है। तो हमें बुनियादी चुनौतियों का अभी सामना नहीं करना पड़ रहा है। कौन से देश को करना पड़ रहा है? नेपाल को। अभी हमें सामना करना पड़ रहा है विस्तार की चुनौतियों का, थोड़ा विस्तार की चुनौतियों का सामना है, क्योंकि अब आप देखिए, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो तीसरा हाथ है गवर्नमेंट का, पंचायती राज, वो भी एस्टैब्लिश हो चुका है। 73वां और 74वां जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके चलते। लेकिन अभी भारत को लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी भारत में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, दलीय राजनीति है, संगठन की राजनीति है, परिवारवाद है, जातिवाद है, एवं नारी विकास की भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। तो आइए समझते हैं आगे भारतीय लोकतंत्र के बारे में। तो जो हमारा संसद है, ह वो क्या हो गई हमारी विधायिका। मतलब जो हम विधायक नियुक्त करते हैं, वे हम जिनको वोट डालते हैं, वह विधायक बनते हैं, वह संसद में जाते हैं, वह कानून बनाते हैं।
फिर आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका हो गई एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। तो कार्यपालिका एक तो हो गई टेम्पररी कार्यपालिका, जो कि संसद में ही होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, बाकी सारे मिनिस्टर्स हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, इन सब का काम है कि जो कानून बन गए हैं उनको लागू करवाना। परंतु लागू करता कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी जो कार्यपालिका पेपर देकर मेरिट के बेसिस पे नियुक्त की गई है, जैसे कि हमारे पुलिस, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, हमारे डीएम, हमारे जितने भी ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो कि इन सब पॉलिसीज को लागू करते हैं सबसे निचले स्तर पर, क्योंकि विधायिका ने तो कानून बना दिए, कार्यपालिका ने लागू कर दिए, और जो हमारी परमानेंट कार्यपालिका है, जो ऑन ग्राउंड सब लोगों के साथ मिलकर काम करती है, वह इनको हर एक बंदे तक पहुंचाने का काम करती है। तीसरा ऑर्गन, तीसरा हाथ गवर्नमेंट का होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका किसे कहते हैं? जुडिशरी को। न्यायपालिका जो है वह सबसे ज्यादा निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो जान है लोकतंत्र की। आप किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता है तो वह किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास जाएगा, अब इंसाफ मांगने जाएगा। तो इंसाफ ही तो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए। इसीलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका सब सर्वमान्य सत्य है, यानी यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के काम करने के लिए। क्योंकि न्यायपालिका का और क्या काम होता है? न्यायपालिका का यह काम होता है कि अगर कार्यपालिका एवं विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है, कोई ऐसा कानून बना रही है जो लोगों के हित में नहीं है, या जो संविधान के चलते संविधान के साथ मेल नहीं खाता है। जो हमारा संविधान है, हमारा दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, उसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, काफी सारे नियम हैं, जिनके बाहर कानून नहीं बनाए जा सकते हैं, जो कि संविधान के विरुद्ध जाएं। परंतु ये चेक कौन करेगा? ये देखेगा कौन? ये नियंत्रित कौन करेगा कि कार्यपालिका और विधायिका जो है वो कोई भी गलत कानून नहीं बना रही है, या कोई पक्षपात नहीं कर रही है? यह तय करेगी एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो यदि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, तो सारे ही नागरिकों का विश्वास है उस न्यायपालिका में, और यही है लोकतंत्र की सफलता को निर्धारित करने का मुख्य कारण। जैसे कि आपको पता है अमेरिका और ब्रिटेन में, वहाँ तो फेडरल कोर्ट्स भी हैं। अमेरिका में हर एक जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, वहाँ पर भी ऐसे कोर्ट्स हैं जो कि काफी हद तक यानी संपूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं अमेरिका जो है सफल लोकतंत्र के रूप में माने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं के ऊपर विचार करने। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो दीर्घकाली समस्या है भारतीय लोकतंत्र की, दीर्घकाली यानी मतलब लंबे समय से चलती ही आ रही हैं और हमारा ध्यान हमेशा आकर्षित करती हैं। आप सबसे पहले, यदि आपसे ही पूछा जाए कि अभी प्रॉब्लम्स बताइए इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, यानी बताइए आपको ऐसा क्या लगता है कि भारत लोकतंत्र में गलत हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? महंगाई है, इन्फ्लेशन है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल के दाम पहले ज्यादा हुआ करते थे अब कम हो गए हैं, या सब्जी पहले सस्ती मिलती थी अब सब्जी पहले महंगी मिलती थी अब सस्ती मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बेरोजगारी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जनस्तर बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आर्थिक मंदी है। 2008 के क्राइसिस को छोड़कर अभी आप देख लीजिए कोरोना काल में सभी को हर स्तर पे आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज। यदि आप न्यूज़ पढ़ते हैं, हम न्यूज़ से वाकिफ हैं, तो आपको पता होगा कि अभी पिछले हफ्ते
यूनाइटेड नेशंस ने यह खबर निकाली है कि कितना खतरा है कि आने वाले 10 सालों के लिए दुनिया को रेड वार्निंग दी गई है। इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ गर्म होता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और बर्फ पिघलती जा रही है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कितने ही जीव-जंतु जो पानी में हैं, वो मर जाते हैं, कितनी त्रासदियाँ आ चुकी हैं, आपको खुद याद होगा 2013 केदारनाथ त्रासदी, अभी आप देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब जगहों पर कितनी ही बाढ़ आ चुकी है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना जल्दी हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतना नाइट्रोजन, सल्फाइड, इतने केमिकल्स नदियों में डाल रहे हैं, हवा में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसी के चलते जो त्रासदियाँ हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कुदरती तौर की त्रासदियाँ हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं और ऐसी त्रासदियाँ जो हैं वो इंसानों को ही नहीं और कितने ही वाइल्ड लाइफ जानवरों, जंगलों में आग लग जाती है, कितना ही नुकसान होता है। फिर हमारी विदेश नीति है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। आपको पता है हमारे बॉर्डर्स पर जो हमारे यदि आप आगे जाके पढ़ेंगे भारत अपने इतिहास में कि कैसे चीन के साथ हमारा संघर्ष रहा, पाकिस्तान के साथ रहा और ये रहा नहीं, चलता ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर पूर्ण विराम लग गया हो। अब आप देखिए अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, तो विदेश नीति जो है भारत की हमेशा तंग रही है, यानी क्योंकि भारत के पड़ोसी शांत स्वभाव के पड़ोसी नहीं हैं, इसीलिए भारत को अपनी सुरक्षा, अपनी डिफेंस, अपने बॉर्डर्स को सील करने पे काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की यानी इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या-क्या आ जाएगा? आतंकी गतिविधियाँ, आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में कितने आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। आप देखते हैं कि नक्सलवादी क्षेत्र बंगाल और झारखंड और बिहार जो नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित है, वहाँ कितना नुकसान होता है। कितने ही पुलिसकर्मी, आर्मी कर्मी मार दिए जाते हैं। फिर आपको पता होगा कि भारत में पॉपुलेशन के चलते एनआरसी, के बारे में आप जानते हैं। अवैध शरणार्थियों को लेकर यह बिल निकाले गए थे क्योंकि भारत में अवैध शरणार्थियों की गतिविधि बढ़ती ही जा रही है। पहले तिब्बत में थे, फिर फिर बांग्लादेश के टाइम जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश का गठन हुआ, तब भारत में 10 लाख के करीब शरणार्थी आए थे, बंगाल में, असम में। फिर अभी रोहिंग्या क्राइसिस जो चल रहा है, रोहिंग्या आ रखे हैं इतने सारे म्यांमार से भारत में, तो अवैध शरणार्थियों की इतनी बड़ी समस्या है जो भारतीय लोकतंत्र को झेलनी पड़ती है क्योंकि ये लोकतंत्र है। परंतु जो अवैध शरणार्थी भारत में आ जाते हैं, ये भारत के नागरिक नहीं हैं, दे आर्न्ट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसके चलते अब भारत एक लोकतंत्र के तौर पर इन्हें एक्सेप्ट करे, इन्हें शरण दे, ऐसे समय पर जब भारत के पास खुद के संसाधन इतने कम हैं या भारत उनको निकाल दे। यदि वह उनको निकाल देगा तो यह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानियत के तौर पर गलत काम होगा, तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और क्या हो रहा है भारत में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और और कैसे अपराध बढ़ रहे हैं? आर्थिक अपराध। आपको पता है विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग जो पैसे लेकर भारत में बैंकों के साथ स्कैम कर कर बाहर चले जाते हैं, वहां से वहां पर अभी पकड़े जाते हैं। मेहुल चोक्सी, आपने इन सब लोगों का नाम सुना होगा। आर्थिक अपराधों से भारत को कितना बड़ा नुकसान है और ये नुकसान क्यों है? क्योंकि बैंक लूटे जा रहे हैं तो नागरिकों का पैसा लूटा जा रहा है। विदेश मुद्रा का अवैध आगमन हो रहा है, विदेशी बैंकों में भारतीयों का काला धन है। आपने सुना होगा स्विस बैंक का नाम इतना लिया जाता है न्यूज़ में, क्योंकि काला धन लोग बाहर जाकर जमा कराते हैं। व्यापक भ्रष्टाचार है। आप खुद बताइए, आप ने खुद कितनी बार देखा होगा यदि आपको कोई काम जल्दी कराना है तो आप खुद कहते हैं थोड़े पैसे देकर काम जल्दी करा लेते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें लोकतंत्र में होनी चाहिए? काम अपने आप जल्दी होना चाहिए, ऐसा आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, परंतु घूसखोरी, भ्रष्टाचार, असमानता, असंतुलन काफ़ी व्यापक है।
भारतीय लोकतंत्र में। तो हालांकि बुनियादी तौर पर तो भारतीय लोकतंत्र सशक्त है, परंतु क्या भारतीय लोकतंत्र मजबूत है? यानी विस्तार हो चुका है लोकतंत्र का, इसमें मजबूती है? क्या लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए? नहीं। असमानता है क्योंकि जातिवाद है। अभी भी आप देखते हैं दलितों के साथ कई जगहों पर कितना बुरा व्यवहार किया जाता है। जो लोग दूसरे धर्म के होते हैं उनके साथ कितना अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है। असंतुलन है, जेंडर तौर पर भी असंतुलन है क्योंकि नारियाँ उतनी सशक्त नहीं है भारत में, उतना ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है जितनी उनका नंबर है। तो यह भारत की दीर्घकालिक समसामयिक समस्याएँ हैं, यानी लंबे समय से चलती आ रही हैं और परसिस्ट कर ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि रुक गई, कि थी और अब नहीं है या पहले नहीं थी और अब है, ऐसा नहीं है। थी और अभी तक हैं और यह चुनौतियाँ जो हैं इन इनसे भारत को सामना करना आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली चुनौती जो है वो यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपसी टकराव है, आपने देखा होगा नदियों के पानी को लेकर, कितने ही बिलों को लेकर जो है हमेशा तनाव बना रहता है। यानी आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट में देखें या इंदस जो सिंधु नदी है उसके पानी के उसको लेकर बंटवारे को लेकर देखें तो हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव बना रहता है। अब आतंकवाद से जो राज्य प्रभावित हैं उनको केंद्र की सहायता चाहिए, परंतु यदि केंद्र में दूसरी विचारधारा की सरकार है, राज्य में कोई और विचारधारा की सरकार है, तो कल्याणकारी योजनाओं पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वह चाहेगी कि जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केंद्र की विचारधारा से मिली-जुली सरकार है, वह जाकर उनको फैसिलिटेट करे यानी अपने जैसे लोगों को जो है पैसे या किसी भी और तरीके की सहायता जो है वो प्रदान करे। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जैसे शिक्षा से रिलेटेड, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर, सामाजिक कुरीतियां कैसे हो गई जैसे सती, बाल विवाह, इन सबकी ये सब अभी भी कहीं न कहीं उपस्थित है और इनके क्रियान्वयन में बाधाएँ पहुँचती हैं क्योंकि जो राज्य और केंद्र है वे आपस में मिल-जुल कर काम नहीं कर रहे हैं। और यदि यह मिल-जुल कर काम करें यानी एकजुट हो जाएँ कि हम इसके अगेंस्ट काम करेंगे, आपकी चाहे राजनीतिक विचारधारा हमसे अलग है, हमें सामाजिक कुरीति को उतारना है, निकालना है, तो वह हो सकता है जैसे कि राइट टू एजुकेशन में हुआ जो कि 2001 में लाया गया। राइट टू एजुकेशन के चलते बाल मज़दूरी बैन कर दी गई, चाइल्ड लेबर वैसे ही बैन है, परंतु 14 साल तक के लोग जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, नहीं पैसा दे सकते अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको फ्री पढ़ाई दिए जाने का भी एक उसमें स्टैंस है, एक स्टैंज़ा है, एक पक्ष है। तो इसीलिए केंद्र और राज्यों के बीच जो आपसी टकराव है भारतीय लोकतंत्र में, वह एक अलग राजनीतिक चुनौती है जिससे भारत के लोकतंत्र को सामना करना है, उससे लड़ना है। तो इ देखिए, यदि आप इसे पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल आवश्यक है। मिल-जुल कर काम करेंगे क्योंकि नागरिक तो अंततः राज्यों में ही रह रहे हैं, तो यदि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहयोग ना करे या राज्य सरकार सहयोग ना करे केंद्र सरकार का, तो विकास नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सरकारों की एक मोटिवेशन, एक विल, एक आशा बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी समाधान खोजने की हमें आवश्यकता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा ही रही है, संसाधन बहुत कम है, ऊपर से आर्थिक मंदी का समय है, फिर
अवैध रूप से लोग भी हमारे देश में आकर बैठ गए हैं, तो इस सब को नियंत्रण करने के लिए अब हाई टाइम है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें कि कैसे इनसे लड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर हम इनसे नहीं लड़ेंगे तो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर और कमज़ोर ही करता जाएगा। यदि जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, आर्थिक मंदी बढ़ेगी, फिर तनाव पैदा होगा और जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वह बहुत गंभीर हो सकती है। तो लोकतंत्र हमने अभी तक यह दीर्घकालीन, समसामयिक और अम, राज्य और केंद्र के बीच जो तनाव है, इनसे रिलेटेड चुनौतियों के बारे में पढ़ा। अब लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में होने वाली अंधाधुंध चुनावी खर्चा जो है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए कि जब इलेक्शन समय होता है, सबको पता है कि घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। इस हद तक होता है कि कई राज्यों में अम, इसका सबूत है या नहीं है, लेकिन आपको पता है कई राज्यों में शराब बाँटी जाती है, कुछ भी ऐसा बाँटा जाता है, झूठे वायदे किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को अप एक पार्टी जो है वो लोगों को प्रोत्साहित कर सके उनको वोट डालने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उम्मीदवारों को जब टिकट वितरण किए जाते हैं, वह झूठे वादे करते हैं, उस समय बोलते हैं आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, फिर भ्रष्टाचार होता है, यानी चुनावी पोल बूथ्स पे भ्रष्टाचार होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि नक्सलवादी इलाकों में पोल बूथ कैप्चर कर लिए जाते हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता, या कितनी बार ऐसा होता है कि लोगों से ज़बरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं। तो ये चुनावों की पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, यानी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस जो कि एक लोकतंत्र की बुनियाद है, यह उसी के अगेंस्ट जा रहा है। जब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तौर पर चुनाव ही नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो वंश और जाति, क्षेत्रीय पार्टियां तथा गठबंधन की राजनीति जो है, वह भारत के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। क्योंकि चुनाव सरकार बनाने के लिए कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में गठन होता है और फिर वह जाकर मिली-जुली एक सरकार बनाते हैं। परंतु मिली-जुली सरकार के काफ़ी सारे नुकसान हैं, और वो नुकसान ऐसे हैं कि कोई भी एक विचारधारा की सरकार नहीं बन रही है और सरकार को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी गठबंधन में पार्टियाँ शामिल हुई हैं, उनका कोई ना कोई निजी प्रॉफ़िट, कोई ना कोई निजी मोटिव तो होगा ना सरकार में मिलने के लिए। कोई भी सरकार की मदद करने के लिए तो उनके साथ नहीं जुड़ा है। हर किसी को चाहिए कि हमको कोई मंत्री पद मिले, अगर हमने सरकार के साथ गठबंधन किया है, या हमें भी कोई ना कोई फ़ायदा मिले। और इसी फ़ायदे के चलते अपने म्यूचुअल गेन को देखते हुए, अपने प्रॉफ़िट मोटिव को देखते हुए हर कोई जो है गठबंधन के लिए प्रेरित होता है, परंतु इससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि सरकार ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। यदि सरकार ने किसी एक गठबंधन वाली पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी की बात मानने से मना कर दिया, तो वह क्या बोलेगा आगे से कि हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। और यदि वह क्षेत्रीय पार्टी जो है गठबंधन तोड़ देती है, वहाँ से बाहर निकल जाती है, तो सरकार गिर जाएगी। यदि सरकार गिर जाएगी, तो दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे और फिर से अंधाधुंध चुनावी खर्चा होगा, फिर से भ्रष्टाचार होगा, फिर से झूठे वायदे किए जाएँगे और इसके बाद फिर से एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और यदि क सरकार कमज़ोर होगी, तो प्रशासन कमज़ोर होगा, जिसके चलते लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में लोकसभा में करोड़पति सांसद जो हैं, इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, यानी सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है। तो और कितने ही सांसद ऐसे हैं जो कि आपराधिक छवि वाले हैं। तो यह सब जो है, ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है, क्योंकि हमारे सांसद जो हैं वो नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि उनकी मानसिकता आपराधिक है, वह भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं, वह इतने अमीर हैं, करोड़पति हैं और फिर से भ्रष्टाचार की साइकिल के अंदर घुसे हुए हैं, तो वो लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देंगे।
तो यदि आप रिवाइज़ करना चाहते हैं कि हमने इतनी देर में ये लोकतंत्र की कौन-सी बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ पड़ी, तो भ्रष्टाचार पड़ा, जातिवाद पड़ा, आप देखिए, हमने बेरोज़गारी के बारे में पढ़ा, आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, अवैध आगमन शरणार्थियों का, फिर विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में काला धन जो भारतीयों द्वारा जमा कराया गया है, आतंकी गतिविधियाँ, अलगाववादी एवं नक्सल गतिविधियाँ और आर्थिक अपराध जो हो रहे हैं, फिर आंतरिक सुरक्षा एवं बाहरी सुरक्षा, यह सब ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि दीर्घ समय से भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करते हुए आए हैं। और केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी टकराव, आतंकवाद को लेकर जिसके चलते जन कल्याणकारी योजना जो है वो अच्छी तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे चुनाव में खर्चा होता है, सांसद भ्रष्ट होते हैं, करोड़पति हैं, पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं कराए जाते, गलत तरीके से उम्मीदवारों को टिकट का वितरण किया जाता है। स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर मिली-जुली सरकारें बनती हैं, जो कि कमज़ोर होती हैं एवं प्रशासन को कमज़ोर करती हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं। तो यह थी भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ। अब इसमें हम एक चुनौती भूल गए जो कि है लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी। भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी किसी भी लोकतंत्र में किसी भी तरीके के शासन में महिलाओं एवं आदमियों की एक जैसी भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि इनका रेशियो पॉपुलेशन में एक जैसा है 49% महिलाएं अगर आप जानते हो तो परंतु संसद में केवल 10 से लेकर 18% तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है जो कि गलत बात है क्योंकि अगर नागरिक महिलाएं 49% हैं तो संसद में इतनी कम क्यों है। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार ये इसलिए भी था क्योंकि हमारी जो सोसाइटी हमारा समाज पितृसत्तात्मक है इसलिए महिलाओं को ज्यादा अवसर नहीं दिए जाते थे। परंतु समय के साथ शिक्षा नीति में सुधार लाया गया, महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स का नियुक्त किया गया, काफ़ी प्रावधान किए गए और आज आप खुद जानते हैं कि कितने सारे कैंपेन चलाए गए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एवं अम, जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन फीटस है कि आप पता नहीं लगा सकते अब जन्म से पहले कि बच्चे का लिंग क्या है। लिंग निर्धारित करना एक दंडनीय अपराध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सब नीतियों के चलते और शिक्षा नीति में सुधार के चलते महिलाओं का विकास हुआ है ओवर टाइम और इनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। परंतु जैसे आप जानते हैं कि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इस्टेब्लिश किए गए और उनमें महिलाओं को 33% तक रिजर्वेशन दिया गया। सरपंच के पद के लिए भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। हालांकि पार्लियामेंट यानी संसद में अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाया है। परंतु अब इसमें क्या चुनौती है? चुनौती ये है कि जो महिलाएं आज गाँवों में पंच, सरपंच बन चुकी हैं या कार्यकर्ता हैं और काम कर रही हैं, वे ज़्यादातर अपने परिवार या अपने समाज के पुरुषों के प्रभाव में काम करती हैं। मतलब ऐसा देखा जाता है कि गाँव की पंचायतों या नगर परिषदों में जो महिलाएं मुखिया निर्वाचित हैं, वह अपने स्थान पर अपने पति या अपने पुत्र को मतलब नाम इनका है लेकिन काम कौन कर रहा है पति या पुत्र, उनकी पहचान उनके पति या पुत्र या किसी भी और फैमिली के सदस्य के नाम से है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी गंभीर चुनौती है भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं को कहा जाता है प्रॉक्सी वुमेन। अब आपको मैं बताती हूँ प्रॉक्सी का क्या अर्थ है। प्रॉक्सी यानी आप क्लास में नहीं गए और अटेंडेंस का समय है परंतु आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है और जो आपके टीचर हैं वो आराम से सिर नीचे करके अपने रजिस्टर में मार्क कर रही हैं, तो आपने अपने दोस्त को बोल दिया कि मेरी जगह तुम प्रेजेंट बोल देना। जिसे कहते हैं प्रॉक्सी लगाना। मतलब आप वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं लेकिन रजिस्टर में आपको प्रेजेंट आपके दोस्त ने लगवा दिया है। तो प्रॉक्सी वुमेन इन पॉलिटिक्स का क्या अर्थ हो गया? यानी प्रॉक्सी कि जो महिलाएँ हैं वो किसी के प्रभाव में काम कर रही हैं।
महिलाएं जो हैं वो अपने पति या पुत्र के प्रभाव में काम कर रही हैं, तो नाम तो इनका है लेकिन काम कौन कर रहा है? आदमी। तो यह जो भारतीय लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती है कि जब महिलाओं को निर निर्वाचित भी कर लिया जाता है, वह सेलेक्ट भी हो जाती है, रिज़र्वेशन भी दे दिया जाता है 33% तक, परंतु उनके हाथ में पावर नहीं हो पाती, यानी वह जो है अपने तरीके से काम नहीं कर पाती, क्योंकि वह किसी भी जो मेल सदस्य हैं उनके प्रभाव में रहती हैं।